नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में। मैं ज्ञान प्रकाश। पिछले 3 दिनों से लगातार मैं आपके फीडबैक को पढ़ रहा हूं और बहुत गौर से पढ़ रहा हूं। हम किसानों के मुद्दों को, उनकी बदहाली को अपने रिपोर्टर्स की अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए उठा रहे हैं। मैंने मराठवाड़ा का जिक्र किया इस कार्यक्रम में। कल आपने अनुराग द्वारी, मेरे जर्नलिस्ट की वो रिपोर्ट देखी जिसमें आपने देखा कि एक छोटे से स्कूल को एक शख्सियत कैसे चला रहा है जिसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनके पिता ने किसान होते हुए दबाव में आकर, आर्थिक दबाव में आकर, पैसे के दबाव में आकर आत्महत्या कर दी थी, अपनी जिंदगी दे दी थी। तो उस स्कूल की कहानी आपने देखी। आज कुछ अलग अलग कहानियां मैं दिखाऊंगा। आप लोग बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत आपका फीडबैक मुझे मिला है। न सिर्फ इस देश भारत से, बाहर से बहुत सारे लोगों ने, इस मुल्क के बाहर से लोगों ने इन रिपोर्ट्स को हमारे जर्नलिस्ट की देखकर मुझे SMS किया, फोन किया और बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं मेरे फैन पेज पर लिखी हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अनुराग द्वारी, हमारे जर्नलिस्ट की जो रिपोर्ट है, आप में से बहुत लोगों ने लिखा है कि आप उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं जो 200 बच्चों के स्कूल को चला रहे हैं मराठवाड़ा में, जहां से अनुराग ने रिपोर्ट किया था। हम उसके भी डिटेल्स अनुराग के माध्यम से एक बार फिर आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल ये रिसर्च पढ़ी थी। ये प्रधानमंत्री के मार्च में किसानों के मसले पर हुई मन की बात है और जिसकी आखिरी लाइन मैंने कल भी पढ़ी थी और आज भी पढ़ रहा हूं। उसमें नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि बहुत स्वाभाविक है, 60 साल आपने इंतजार किया है, मैं प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। प्रामाणिकता जो है, इन तमाम रिपोर्ट्स को जो हमारे जर्नलिस्ट ला रहे हैं, उससे प्रामाणिकता पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। मसला बहुत साफ है। कल भी मैंने कहा था, आज फिर दोहरा दूं ताकि आप लोग इसको लगातार समझते रहें कि अप्रैल के महीने में जब हम यात्रा कर रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल था, मेरे बाकी जर्नलिस्ट शामिल थे, तब यह समस्या थी कि बारिश ज्यादा हुई है जिससे फसल खराब हो गई है और किसान के मुआवजे की घोषणा हुई 1.5 गुना ज्यादा उसको नरेंद्र मोदी ने किया। मैंने उनको और सब लोगों ने उनको धन्यवाद दिया, लेकिन वो मुआवजा ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाया। अब समस्या ये है सितंबर के महीने में कि बारिश कमजोर हुई है और फिर किसान पीड़ित है, फिर मुआवजा उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। कल बुलंदशहर की एक रिपोर्ट शरद शर्मा, मेरे जर्नलिस्ट की, हमने आपको दिखाई थी। एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये मुश्किल से 50-60 किलोमीटर दूर की कहानी है, हापुड़ जिले की। वहां पर उस अप्रैल की बारिश का, देखिए बार बार मैं इसको क्लैरिफाई करता रहूंगा, समझाता रहूंगा कि उस अप्रैल की बारिश का जो जरूरत से ज्यादा हो गई थी, जिससे किसान का नुकसान हुआ था, उसका मुआवजा अब जब कम बारिश किसान झेल रहा है, अभी तक नहीं मिल पाया है। सबसे पहले हापुड़ से शरद शर्मा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। यूपी में रिपोर्टिंग करते हुए अलग अलग इलाकों से बड़े पैमाने पर हमारे पास खबर आ रही है कि जो मार्च अप्रैल महीने में बेमौसम बरसात से किसानों को फसल का नुकसान हुआ था, उसका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है। इसलिए आज हम निकल पड़े हैं इसी की पड़ताल करने। महेंद्र सिंह जो चारा काट रहे हैं, ये चारा उनका अपना नहीं है और जिन भैंसों को चारा डाल रहे हैं, ये भी उनकी अपनी नहीं है। किसी और ने भैंसों को महेंद्र सिंह के जिम्मे छोड़ दिया है। देखभाल करना उनका काम है और बदले में कुछ दूध मिल जाता है। साथ में मिलता है
गोबर। महेंद्र सिंह की धर्मपत्नी शीला देवी के लिए ये सोने से कम नहीं। गैस नहीं है, ना ही केरोसिन खरीदने के पैसे। गोबर सुखाकर उपला बनाकर उसी से चूल्हा जलता है। महेंद्र सिंह गरीब किसान हैं। 6 बीघा जमीन है जिसमें गेहूं, ज्वार, भिंडी बोते हैं। लेकिन इस बार बेमौसम बारिश ने 90% गेहूं बर्बाद कर दिया है और अभी तक मुआवजे का 1 पैसा भी नहीं मिला है। आपको मुआवजा वगैरह कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला, ये कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। नाम भी लिखे गए, लिखवा कर ले गए, वहाँ से कुछ मिला ही नहीं फिर। अच्छा। हाँ जी, फिर हमारी और हमारे हम गए नहीं फिर। अच्छा, वहाँ नहीं जा पाए तो आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ पे? वो पैसे की उससे नहीं गए भाई, घर वहाँ किराया लगे, भाड़ा लगे सब। अच्छा। हाँ, इस वजह से जो जिला मुख्यालय वगैरह है। हाँ जी। अब भगवान भरोसे जी रहे हैं। पैसे की तंगी घर में हर तरफ दिखती है। जो थोड़ा बहुत सामान है बोरों में बंद है और फटे पुराने कपड़ों के बीच एक पुराना स्कूल का बस्ता भी है जिसका अब कोई काम नहीं रहा। क्यों पढ़ने नहीं जाते? जी, काफी नहीं आती, किताब नहीं है। अच्छा, तो मतलब कब से नहीं पढ़ रहे हो आप? हो गए 2-1 साल। 2-1 साल से पढ़ने जाते? तो कहाँ पे, कौन सी क्लास में थे जब स्कूल छोड़ा आपने? 8वीं में। 8वीं तक पढ़े हो? अच्छा। तो उसके बाद जो है कॉपी किताब की दिक्कत हुई? हाँ। क्या सरकारी स्कूल में? सरकारी में थे। अच्छा, तो सरकारी में भी कॉपी किताब की इस तरह की दिक्कत होती? हाँ जी, कपड़ों की भी दिक्कत होती। अच्छा। खाने में यहाँ भी सिर्फ आलू है और मिर्च की चटनी। मिर्च भी खरीद के नहीं लाई जाती, मजदूरी में मिलती है। शीला देवी 8 घंटे दूसरे के खेत में मेहनत करती हैं तो बदले में पैसों के साथ थोड़ी सब्जी और मिर्च ले आती हैं। इन दिनों घर में खाने में क्या चल रहा है, क्या बना रहे हैं आप लोग? कभी चटनी पटनी बना ले मैं, आलू पालू लिया मैं, कभी जब पैसे देखे तो दाल वाल लिया मैं। अच्छा, दाल भी आ जाती है? हाँ, मसूर की 10-5 रुपए की 10 की लिया है कभी। महेंद्र के पास अब अगली फसल के लिए बीज या खाद खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इसका मतलब है मुआवजा नहीं मिला तो गरीबी का पहिया ऐसे ही घूमता रहेगा। इस किसान परिवार को देखकर मन में बार बार एक सवाल आ रहा है, वो ये है कि अगर ऐसे परिवार को मुआवजा नहीं मिला है तो फिर किसको मिला है? और अगर ऐसे किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया तो फिर इसके बाद किसी भी किसान को मुआवजा मिलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? हापुड़ के पीरनगर सूदना गांव से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो शरद की ये रिपोर्ट ये सिर्फ उस समय भी अगर आपको याद हो, और हमेशा चूंकि आपकी ही प्रतिक्रियाओं के जरिए हम सीखते हैं, तब भी आपने लिखा था कि इतने कम पैसों का मुआवजा। बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई के साथ जो लोकल अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी, उन्होंने इतने का चेक दे दिया, फिर बाद में बवाल कटा तो पता लगा फिर उन्होंने चेक की जो है वो रकम को दुरुस्त किया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। कॉम्पनसेशन, अब फिर आप इसको समझिए, मैं पूरे प्रोग्राम में इसको दोहराता रहूंगा कि अभी जो शरद आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये उस समय के कॉम्पनसेशन की है। क्योंकि जब मैं गांव देहात खुद घूम रहा था, मैं मथुरा आगरा से शुरू करके चंबल तक जब उस समय गया था, तब भी मैंने एक बात कही थी कि बड़ा स्वाभाविक है कि अगर ये मुआवजा अभी नहीं मिलेगा तो 6 महीने बाद दूसरी बारिश का मौसम आ जाएगा। ये बारिश ज्यादा भी हो सकती है, ये बारिश अब इस बार कम हुई है, ये दोनों हो सकती है। तो फिर ये कॉम्पनसेशन, ये मुआवजा जो नेतागिरी में, भाषणबाजी में नजर आ रहा है, ये पीछे छूट जाएगा। और यही हुआ है। मेरे साथ विराज पटनायक मौजूद हैं। आप सब जानते हैं विराज को, मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। विराज इतना काम करते हैं। विराज, जो बेसिक प्रॉब्लम मैंने तब भी उठाई थी कि देखिए, आप ये कॉम्पनसेशन अगर अभी नहीं देते, चलिए इसमें पत्रकारिता का दबाव हो, कोई दबाव आप कह लें, ये दीजिए इस 10, 15, 20 दिनों में स्टेट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब स्थिति है कि अप्रैल में जो उनकी फसल बर्बाद हुई उसका पैसा उनको आज तक नहीं मिला, नई फसल वो लगा नहीं सकते, साहूकार के कर्ज से वो मुक्त नहीं है। अब बारिश खराब हो गई, बिल्कुल, तो क्या करेगा ये किसान? मतलब वो कहां से जाए,
किससे मांगे मदद? बिल्कुल, देखिए, और अभिज्ञान, मैं तो पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 3 दिन लगातार आप ये कर रहे हैं, जबकि पूरा भारत जो है एक मर्डर केस के पीछे दौड़ रहा है या अन्य कार्यक्रमों के पीछे दौड़ रहा है। अभी तक तो मैंने इस पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। किसान जो है आज सेंटर स्टेज आपके चैनल और आपके शो पे है जी। देखिए, जो आपने बात कही मुआवजे की बात, क्योंकि अक्सर जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो मुआवजा एक एलिमेंट होता है, दूसरा हम कर्ज की बात करते हैं। लेकिन जो समस्या भारत के किसानों के पास है, और मुआवजा की अगर आप बात करें तो जनधन और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के नाम पे आपने एकदम मैंडेटरी कर दिया कि अगर बैंक अकाउंट नहीं हो तो हम पैसा नहीं देंगे, तो कई जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनको पैसा मिलना ही नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये जो क्राइसिस है जो आपने कवर किया, मराठवाड़ा से वेस्टर्न यूपी और आज दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, जैसे आपने विवरण दिया 50-60 किलोमीटर में, ये क्राइसिस इतना गहराया हुआ है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आज भाजपा की सरकार हो, जो मूलभूत कारण है फार्म क्राइसिस, अग्रेरियन क्राइसिस के, जिसमें से एक क्रेडिट है, उसको नहीं एड्रेस किया। विराज, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने कई बार ये भी कहा है और मैं अब कहने लगा हूं कि साहब, ऐसा लगता है जब भी हम सुनते हैं, और आप देख रहे हैं वर्षों से मैं इस विषय पे काम कर रहा हूं, ऐसा लगता है ये फार्म क्राइसिस, एग्रीगेशन क्राइसिस जितनी भी है, ये बड़ी बढ़िया कमिटीज का सब्जेक्ट बन गई है। बिल्कुल, इतने कागज दिए जाते हैं पढ़ने को कि घबराहट हो जाती है। हकीकत यह है कि इस मुल्क में सरकारें दर सरकारें, विराज, आप स्वयं इतना काम करते आए हैं, इतनी छोटी सी बात नहीं रिकॉग्नाइज कर पाई कि जो लैंडलेस फार्मर है, बगैर जमीन का किसान है, जो खेतीहर है, वो किसी कॉम्पनसेशन में नहीं आता। नंबर एक, वही सबसे ज्यादा इस हादसे की, इस तकलीफ की मौत का शिकार होता है। एकदम सही कह रहे हैं आप अभिज्ञान। और अगर आपने देखा कि जी, कितनी बार देखा, मतलब एक साल जगह जगह देखा जी। और ऐसे हालात में एक साल इस देश ने ये डिबेट किया कि लैंड एक्वायर कैसे किया जाए। हाँ, सही बात है। डिबेट ये नहीं हुआ कि हम किसान को जमीन कैसे दे। डिबेट ये चल रहा है एक्विजिशन पे डिबेट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं। एक्विजिशन कैसे करें, नंबर एक। नंबर दो, जो आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं, लैंडलेस किसान तो अब चाहे वो कोई भी सरकार हो, प्रणब मुखर्जी ने भी कहा, चिदम्बरम साहब ने भी कहा, अब जेटली जी भी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप आरबीआई का डेटा देखें, सबसे जो शॉकिंग बात यह है, जो आरबीआई के डेटा का एनालिसिस अभी हुआ है 2013-14 में का डेटा अगर आप देखें, 25,000 रुपए से कम का जो लोन साइज है उसमें बहुत ज्यादा घटोतरी हुई है। और जो 16 मतलब 1 करोड़ से ऊपर, और खास करके 16 और 25 करोड़ की लोन साइज है, वो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा है। आप बताइए कि इस देश में कौन, पंजाब में मुझे कुछ लोगों ने एक बार मुझे हरियाणा पंजाब में समझाया था कि ये जो सरकारी स्कीमें होती है, इसके सबसे बड़े लाभकारी लैंड ओनर किसान होते हैं, जमीन के मालिक किसान होते हैं। आज अगर मैं कनॉट प्लेस में एक कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहता हूं, मुझे एग्रीकल्चर क्रेडिट मिल रहा है उस रेट पे। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है उसका आपने मापदंड ऐसा बदल दिया है कि आज बड़े पूंजीपति जो है। देखिए, विराज एक बात कह रहे हैं, विराज की 2 बातें, मैं अब शरद के पास जा सकता हूं, बहुत देर से कोशिश कर। विराज की 2 बातें बड़ी अहमियत रखती हैं। एक जो हमने सबने जर्नलिस्ट के तौर पर यात्राएं करते हुए सुनी और जानी कि भाई जो खेतीहर किसान है उसकी तो गिनती नहीं, वो कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। सरकारी स्कीमों का सबसे बड़ा लाभकारी वो किसान है जो एक्चुअली लैंड होल्डर है, जिसके पास जमीन है। और आपको एक और बात बता दें कि स्थानीय व्यवस्था से ये मुआवजे बंटते हैं। मेरे एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आप अपना नकारात्मक फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्थानीय तंत्र से बंटते हैं ये मुआवजे, और स्थानीय तंत्र में बहुत अच्छी तरह से पटवारी से लेकर लेखपाल तक को पता होता है कि कौन किसान खेत पर मजदूरी कर रहा है और कौन उस खेत का मालिक है। फिर भी अगर पैसा मिलता है तो मालिक को मिलता है, उस खेत पर हल चलाने वाले को नहीं मिलता है। और बाकी फिर देख कमिटीज, ये कमिटी, वो कमिटी, प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, ये नेता, वो नेता, ये कॉम्पनसेशन। इतना सरल है ये मसला कि जो खेत पर काम कर रहा है, जो मजदूर है, जो खेतीहर किसान है, उसको चुनकर, उससे बात कर कर उसको कॉम्पनसेशन देने की पहले जरूरत है।
इतनी सी बात है। शरद हमारे साथ अब मौजूद है। शरद, ये अथॉरिटीज क्या कहती हैं? कोई उनके पास एक्सप्लेनेशन होता है? कोई उनके पास सरकारी टाइप की भी दलील होती है? उनको सब पता है। एक जैसे मैंने कहा कि एक लेखपाल से लेकर पटवारी तक को हमेशा मालूम होता है कि इस गांव में कौन कौन रहता है और रहने वाला क्या क्या काम करता है। उसको साहूकार का भी घर का पता मालूम होता है, उसको जमींदार के भी घर का पता मालूम होता है, और उसको खेतीहर किसान के भी घर का पता मालूम होता है। शरद, बिल्कुल सही कहा आपने। जो लेखपाल होता है, पटवारी से बोलते हैं, इनको सब पता होता है कि किस गांव में कौन सा जो किसान है और कौन सा मजदूर है वो किस खेत पर काम कर रहा है और उसने क्या क्या फसल लगाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें हालत देखिए, रिपोर्ट में मैं दिखा रहा था कि किसान की हालत ये है कि वो अपना मुआवजा मांगने की भी जाने के लिए भी स्थिति में नहीं है। क्योंकि पहली बात, वो अगर जिला हेडक्वार्टर जाएगा, तहसील में जाएगा, वहां जाने का उसके पास किराया तक नहीं है। दूसरा, गरीब आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ तक किससे बहस कर गए? तो आप हम हैं जो बैठ के बहस कर लेते हैं, 2-4 सवाल पूछ लेते हैं। किसान किससे बहस करेगा? और अगर उसने ज़्यादा बोल दिया तो शायद अगर कोई मुआवजा मिलना भी हो तो वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ये स्थिति अगर बनी रहेगी। और एक और बात यूपी गांव में घूमते हुए समझ में आ रही है, लोगों के मन में एक बात आई हुई है कि एक खास समुदाय के लोग हैं या एक खास जाति के लोग हैं, उनको मिल पा रहा है और हमको नहीं मिल पा रहा है। तो जब इस तरह की बातें होंगी कि जब आप मुआवजा नहीं देंगे, मार्च अप्रैल के अंदर फसल खराब हुई है, और अगर आपने सही कहा कि अगर उस समय पैसा नहीं मिल पाया तो किसान जो है अगला सीजन जो खरीफ की क्रॉप बुआई होनी है वो कब करेगा? इस किसान की हम बात कर रहे हैं जिसका स्टोरी दिखाई है। इसके पास ज़मीन तो है पर पैसा नहीं था, तो खेत खाली पड़े हुए हैं और दूसरे खेतों में मजदूरी कर रहा है। और अगर ये कहीं से पैसा जुटा भी लेता है किसान तो वो कर्जा लेगा। अब आगे अगर फसल चली तो ठीक है, नहीं चली तो वो जो कर्जा है उसका साइकिल बनता रहेगा और किसान यूं ही कर्जे के बोझ में दबा रहता है। लेकिन जो तंत्र है वो हमेशा से, सरकारें कोई भी आ जाए, पार्टी कोई भी हो, सालों से यही चल रहा है। और एक और बात जो यूपी गांव में घूमकर आपने महसूस करी होगी, वो ये कि गवर्नमेंट नाम की जो चीज़ है वो नज़र नहीं आती है। हाँ, ऐसा लगता है कि मुआवजा, सरकारों को ऐसा लगने लगा है कि जो मुआवजा है वो किसानों के ऊपर वो किसी तरह का एहसान कर रहे हैं। जबकि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मुआवजा जो है वो सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसको निभाने में सरकार इतनी देर लगा दे रही है कि किसान को ऐसा लगने लगा कि मुआवजा क्या होता है उसके बारे में सोचना भी मालूम है कि जैसा होगा हो जाएगा। अगर बारिश हो गई, फसल हो गई तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी तो जैसे चल रही है वैसे चली रही है। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया है सारी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए।